इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। मैं कासनिया सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। देखिए, पिछले 3 दिन से जब से एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है ना, बवाल मचा रखा है। क्या बवाल मचा रखा है? स्कैम स्कैम स्कैम, पहली चीज़। हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ, दूसरी चीज़। हर टीचर, हर स्टूडेंट एक ही बात बोल रहा है कि भैया स्कैम हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया एसएससी सीजीएल में। जिनका होना था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका नहीं होना था उनका सिलेक्शन हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, देखिए पहले ये देखते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं। देखिए, मैं कासनिया सर हूं और मैं 2012 से सीजीएल दे रहा हूं। कब से दे रहा हूं? 2012 से सीजीएल दे रहा हूं। 12 मैंने दिया है, 13 मैंने दिया है, 14 मैंने दिया है, 15 मैंने दिया है, 16 मैंने दिया है, 17 में स्किप कर गया था, 18 मैंने दिया है, 19 मैंने दिया है, 20 मैंने दिया है, 21 स्किप कर गया था मैं, और 22 मैंने दिया है। ठीक है, कितने सीजीएल हो गए आप देख लीजिए। इतने लगातार सीजीएल मैंने दिए हैं, प्लस मैं लगातार बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ। सीजीएल 23 में भी मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए, सीजीएल 24 के लिए भी मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए। और कैसा पेपर आता है, कैसा पैटर्न चेंज हो जाता है, कब कब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, 2012 से मुझे पता है। ठीक है, और ये जितने सीजीएल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये सब के सब मैंने क्लियर किए हैं, सबके सब में मैं सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, सबके सब में एक भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं सेलेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकाला है मैंने। ठीक है, और कम से कम मान लो 8 साल इंस्पेक्टर की नौकरी भी करी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है या मेरी कभी अच्छी रैंक नहीं आई है, ऐसा वहम मत पालना। हमेशा मैंने अच्छी रैंक्स पे ही निकाला है और लगातार मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। और मैं जो भी ज्ञान मैंने इन सालों में अर्जित किया है वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे किसी भी ज्ञान का कोई पैसा नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। आप जब चाहें वीडियोस देख सकते हैं, सारे चैनल पे अवेलेबल। क्लियर? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आती है कि भैया ये स्कैम 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 इतना रोड़ा क्यों मचा रखा है। जिस स्टूडेंट को देख लो, जिस टीचर को देख लो, बस यही लगा पड़ा है कि सीजीएल 24 स्कैम, सीजीएल 24 स्कैम। इतना बड़ा स्कैम है क्या? आप खुद सोच के देखिए। चलिए, वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आपके मन में जितने डाउट्स है ना, मैं सारे निकालने की कोशिश करूंगा। जितना एक्सपीरियंस मुझे एसएससी सीजीएल का है ना, उतना किसी के पास नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, हिस्ट्री ऑफ सीजीएल बात कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री की। कब कब क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ। देखिए, 2011 का पेपर मैंने देखा था, 12 का पेपर मैंने देखा। 2012 में क्या हुआ, पैटर्न में अचानक से चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए भैया? 2012 ऐसा एग्जाम था जब पहली बार एडवांस मैथ्स जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी। जिसको अपन एडवांस मैथ्स आप समझ ही गए होंगे, ट्रिग्नो हो गया, एलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, देन ज्योमेट्री हो गया। ये सारी चीज़ें पहली बार 2012 के पेपर में आई थी। इससे पहले अरिथमेटिक बेस्ड ही आता था सारा का सारा मैथ। और ये जो टाइम था जब ऐसा होता था, मेंस का जो पेपर होता था उसमें 200 मार्क्स की इंग्लिश आती थी और 200 मार्क्स का मैथ्स आता था। यहाँ 200 क्वेश्चन होते थे, यहाँ 100 क्वेश्चन होते थे। यहाँ 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ 1 नंबर का एक क्वेश्चन। प्री का पैटर्न मोर और लेस वही था, 50 50 50 50, 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। उसमें आपकी मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग जैसा अभी आ रहा है वैसा आ रहा है, बस प्री के अंदर 200 मार्क्स का होता था। और साथ ही साथ एक लेवल 3 और होता था जिसको हम इंटरव्यू कहते थे। ठीक है, इंटरव्यू और होता था उस समय, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। क्लियर? तो ये होता था। इसमें इंटरव्यू, नॉन इंटरव्यू पोस्ट अलग अलग हो जाती थी। जो 4600 ग्रेड पे वाली हैं या 4200 ग्रेड पे वाली हैं, उनको हम इंटरव्यू पोस्ट बोलते थे, उनमें इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते थे। और जो नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट है, जैसे ऑडिटर हो गया, यूडीसी हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, जो भी नीचे 2400 2800 वाली है, उनको हम नॉन इंटरव्यू पोस्ट बोलते थे। इस तरीके से बेसिकली ये अलग अलग होती थी। तो 2012 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ, बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ ठीक है। अचानक से बम फूटा था कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में ही पता चला, रे यार पैटर्न चेंज हो गया। तो लोगों की उस समय उस अकॉर्डिंग तैयारी नहीं थी, फिर भी लोगों ने फोड़ा। ठीक है, आते हैं आगे। 2013 भाई साहब, एसएससी का जो सबसे ब्लैक फ्राइडे वाला एग्जाम बोलते हैं ना, वो एग्ज़ाम ये था 2013। ये वही एग्ज़ाम था जिसमें मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 487। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक के साथ मैंने निकाला और मेरे को मेरा होम टाउन मिला था, होम स्टेट मिला, होम टाउन मिला। ठीक है, बात करते हैं 2013 में क्या हुआ।
2013 का जैसे ही प्री हुआ, प्री होते ही चालू हो गए लोग स्कैम स्कैम स्कैम, ठीक है कोई नहीं बात नहीं। फिर मेंस हुआ, टीयर 2 हुआ, फिर वापस स्कैम स्कैम स्कैम, कोई नहीं, हम हमारी तैयारी कर रहे थे, हमने हमारा बेस्ट दिया, एकदम बढ़िया पेपर हुआ मेरा 2013 का। जो मेरे साथ तैयारी करते थे उन लोगों का भी बहुत बढ़िया हुआ। अब हम सपने संजोए बैठे थे कि बस रिजल्ट आया, इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन। हमने 2013 के पेपर में इतने मार्क्स फोड़ रखे थे कि प्री और मेंस के मार्क्स जुड़ते थे, उस समय इंटरव्यू के भी जुड़ते थे। मैंने कहा अगर इंटरव्यू में 0 नंबर भी आ जाए ना तो भी अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, इस तरीके के मार्क्स फोड़ रखे थे। एकदम निश्चिंत थे कि इस बार तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है भैया, हम रिजल्ट का वेट कर रहे, अचानक से एक दिन एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सीजीएल 13 का टीयर 2 कैंसिल हो रहा है। ऐसी बातें उड़ी कि टीयर 2 कैंसिल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हो गई है, कैंसिल करना पड़ेगा। उस समय ये जो एग्ज़ाम होते थे ऑनलाइन मोड में नहीं होते थे, ऑफलाइन मोड में होते थे। भैया पेपर आउट हो गया, बिक गया, ये हो गया वो हो गया, टीयर 2 कैंसिल होने की बातें आने लगी। उसके 2-3 दिन बाद ही एसएससी का एक्चुअल, ये तो सिर्फ बातें आई थी कि टीयर 2 कैंसिल होगा, अचानक से एसएससी का नोटिफिकेशन आया कि भैया टीयर 1 भी कैंसिल है, यानी टीयर 1 टीयर 2 दोनों कैंसिल हो गए। 2013 के सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए आपने प्री दिया पास हुए, मेंस दिया पास हुए, अब आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा, आपकी नौकरी लगेगी, और ये खबर आती है कि टीयर 1 टीयर 2 दोनों कैंसिल है, आप पे कैसा लगेगा? ये सेम सिचुएशन हमारी थी। लोग सुसाइड की बातें करते थे कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी, साल बर्बाद कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। और पहले ऐसा नहीं होता था कि 1 साल में सारे पेपर हो जाते थे, टाइम लेता था, आराम से 2-3 साल का टाइम लगता था। हो गया भैया, सारा कैंसिल हो गया। अब जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है वो भी दुखी है, नहीं पढ़ने वाला कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो तो राजी हो रहा था कि चलो एक चांस और मिला, इस बार फोड़ लेंगे। लेकिन आपको पता है पेपर वही निकालता है जो लगातार मेहनत करता है, सिर्फ सोचने से पेपर नहीं निकलता, मेहनत करनी पड़ती है, एक्चुअल हार्ड वर्क करना पड़ता है तब पेपर निकलता है, ऐसे नहीं बातों से नहीं निकलता, सीधी सी बात है। तो भैया पेपर दोबारा हुआ, दोबारा की भी डेट नहीं आ रही, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। 2-4 महीने 5 महीने बाद चलो अनाउंस किया कि टीयर 1 वापस हो रहा है। टीयर 1 वापस दिया, फिर पास किया, टीयर 2 दोबारा हुआ, टीयर 2 दोबारा किया, दोबारा भी मार्क्स फोड़े हमने, जितने पहली बार में फोड़े थे हो सकता है उससे 2-4 नंबर 5 नंबर कम रह गए हों, लेकिन दोबारा भी फोड़ा और 487 रैंक में लेके आया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला मुझे राजस्थान, अपने होम टाउन बीकानेर में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग आई मेरी नवंबर 15, बताइए पेपर है 2013 का और ज्वाइनिंग आ रही है नवंबर 2015 में। 13 गया, 14 गया, 15 भी ऑलमोस्ट चला गया था, तब जाके ज्वाइनिंग आई। चलो ठीक है, ये बहुत बड़ा एक चीज़ थी जिसने लोगों को ये समझाया कि भैया पेपर कैंसिल करने से कुछ नहीं होता है। अगर 13 में चीटिंग हुई थी, पेपर कैंसिल कर दिया, जब दोबारा हुआ तो क्या गारंटी थी कि चीटिंग हुई है या नहीं हुई है? पर मेरा तो 13 में जो पहले हुआ था तब भी सिलेक्शन हो रहा था, दोबारा हुआ तब भी सिलेक्शन हुआ। मेरे साथ और 15 लोग पढ़ते थे, उनका भी पहले सिलेक्शन हो रहा था, बाद में भी सिलेक्शन हुआ। फर्क कहाँ पड़ा? तो जो अच्छे से तैयारी करता है चीटिंग से उसको फर्क नहीं पड़ता है, हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जिसका सिलेक्शन पहले होना था उसी का ही बाद में हुआ। लोग बस बातें करते रहे, बातों से कुछ नहीं बनता। आगे आ जाते हैं। 14 बड़ा शांति से निकला, 15 बड़ा शांति से निकला, 16 में अचानक से पैटर्न चेंज हुआ। क्या पैटर्न चेंज हुआ कि पहले तो ऑफलाइन की जगह इन्होंने ऑनलाइन पेपर स्टार्ट कर दिया कि भैया ऑफलाइन में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है, चलो ऑनलाइन करवा देते हैं, ऑनलाइन कर दिया। दूसरा, ये जो 100 नंबर का इंटरव्यू था ये हटा के यहाँ पे 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव ले लिया, जिसमें एक निबंध लिखना होता था, ऐसे राइटिंग, और एक एप्लीकेशन, और छोटी मोटी थोड़ी बहुत इंग्लिश, मतलब ये 100 नंबर का पेपर कर दिया। अब लोगों को लगा कि यार इंटरव्यू में क्या गड़बड़ हो रही थी, वो शक्ल देख के टीका लगाते हैं, किसी को 100 में से 50 ही दे दिए, किसी को 40 ही दे दिए, किसी को 80 भी दे दिए। अब ये आप इल्ज़ाम किसी पे भी लगाना हो बहुत आसान है, बिल्कुल है। उस टाइम पे क्या होता है, देखिए मैंने सीजीएल 13 का भी इंटरव्यू दिया था, तब मेरे 100 में से 52 नंबर थे। वही मैं बंदा हूँ, मैंने सीजीएल 14 दिया, मेरे 100 में से 72 नंबर भी आए। तो आप, मैं इल्ज़ाम लगा दूं कि भैया मेरे को पहले 52 कैसे दिया, अब मेरे को 72 कैसे दे दिया, ऐसा कैसे हो गया? यहाँ जब मुझे 72 मिले तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 127 आ गई। तो वो आप उस समय कैसा प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, उसी को तो देख के वो नंबर देगा ना। ये थोड़ी बंदा एक ही हो सकता है, हर इंटरव्यू में अलग अलग नंबर आ सकते हैं उसके, क्यों नहीं आ सकते? सेम चीज है डिस्क्रिप्टिव में, हर बार क्या जरूरी आप एक जैसा ही लिख के आ रहे हो? कभी आप अच्छा लिख सकते हो, कभी थोड़ा अच्छा हो सकता है, कभी बहुत अच्छा हो सकता है। वो टाइम टू टाइम उस समय कैसा टॉपिक आया है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस पर भी बहुत लफड़े हुए कि डिस्क्रिप्टिव गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, ये करके फाइनली एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव भी हटा दिया भैया। 2022 का जब पेपर आया
फिर पैटर्न चेंज हुआ। इस पैटर्न में आपको पता है कि यहाँ तक तो सारा का सारा क्या चल रहा था, 200 नंबर का मैथ्स, 200 नंबर का इंग्लिश मेंस में चल रहा था। यहाँ आके उन्होंने मेंस का पैटर्न भी चेंज कर दिया। अभी जो आप 24 में देख के आए हो वो पैटर्न 2022 में आ गया था। यहाँ से डेस्क्रिप्टिव भी हटा लिया गया कि भैया डेस्क्रिप्टिव में बहुत गड़बड़ हो रही है, 2-4 गड़बड़ हुई थी, बताएंगे उसको, लेकिन ऐसा। तो एसएससी क्या टाइम के साथ चीज़ें चेंज करती रहती है, पहली बात तो ये आपको माननी पड़ेगी। 11 में जैसा पेपर आता था 12 में अलग हो गया, फिर 17 से और अलग हो गया, फिर 22 से और अलग हो गया, फिर 26, 27, 28 तक जाते जाते देखोगे आप फिर पैटर्न चेंज होगा। तो पैटर्न चेंज तो होता रहता है, आपको उसके लिए तैयार रहना, पहली बात तो जो लोग ये बार बार कहते हैं ना कि रिपीटर्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, जैसे ही पैटर्न चेंज होगा उस साल रिपीटर और अब फ्रेशर एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि सबके लिए नया पैटर्न आएगा। उस समय करवा लेना सिलेक्शन, देख लेंगे कितना करवा लेते हो आप, ठीक है। कि अगर रिपीटर्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जिस साल पैटर्न चेंज होगा उस साल फिर आपका सिलेक्शन 100% मानूंगा मैं तो। उस साल भी अगर नहीं हुआ फिर किसको गालियां दोगे बताओ। तो रिपीटर्स 2011 में भी होते थे, 12 में भी होते थे, 13 में भी होते थे, 14 में भी थे और 24 में भी हैं। तो रिपीटर्स तो वही हैं भैया, वो तो रहेंगे। आप भी अगर इस साल निकालोगे, मान लो आपको टीए मिला तो आपके इंस्पेक्टर के लिए दोबारा नहीं दोगे, आप भी दोगे। मान लो आपको साउथ में कहीं मिल गया, आपको नॉर्थ में आना है, आप भी दोबारा दोगे। सब लोग देते हैं बेटरमेंट के लिए, कौन नहीं चाहता ये बताओ। तो रिपीटर्स वाला पंगा इतना बड़ा नहीं है। जो फ्रेशर बंदा तैयारी कर रहा है, रिपीटर की उससे अच्छी तैयारी कभी नहीं हो सकती भैया, उसके 50 पंगे अलग है। एक बार नौकरी लगते ही वो सेटिस्फाई सा हो जाता है, थोड़ा सा उस फायर के साथ वो तैयारी नहीं करता जिस फायर के साथ आप फ्रेशर कर रहे हो। तो फ्रेशर के पास हमेशा ज्यादा चांसेस होते हैं रिपीटर से, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। एक बात हो गई, और आगे चलते हैं थोड़ा सा कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या स्कैम हुए थे। अभी मैंने बताया जैसे आपको 2013 में पूरा पेपर ही कैंसिल कर दिया था, फिर दोबारा हुआ था, ये भी स्कैम था। आगे आ जाते हैं, 2017 में भी चीटिंग के काफ़ी एलिगेशंस लगे, लेकिन ठीक है कोर्ट में नहीं गया वो केस, बच गया, ठीक है। 2018 में एलिगेशन लगे कि भैया जो डिस्क्रिप्टिव होता था उसके अंदर यूएफएम नाम डाल दिया गया, यानी अनफेयर मीन्स क्या हुआ कि जब आप डिस्क्रिप्टिव में मान लो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, मान लो आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, सिंपल सी एप्लीकेशन ली, आपने क्या किया, लास्ट में जो आप लिखते हो योर्स ओबीडियंटली करके, और नीचे आपने अपना नाम लिख दिया गलती से, क्योंकि जनरली आपकी आदत होती है एप्लीकेशन लिखते हो लास्ट में अपना नाम लिख देते हो, कि जिस भी बंदे ने अपना नाम लिख दिया, आपको लिखना था यहाँ पे XYZ और गलती से आपने अपना नाम लिख दिया रोहन, मोहन, मोहित, जो भी लिखना लिख दिया, ये चीज पकड़ के आपको उस 100 नंबर में से 0 नंबर दे दिया कि भैया आप अनफेयर मीन्स में आ गए। ये लो बवाल कट गया। आपने चाहे एग्जाम में कितने भी नंबर निकाले हो 600 में से, लास्ट के 100 में से आपको जैसे ही 0 मिला, 0 भी नहीं, आपको बाहर कर दिया गया, बाहर करते ही आपका खेल खत्म। और ले लो, ऊपर टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम लिखना था, गलती से स्कूल का नाम जो भी आपके स्कूल का आपने XYZ स्कूल लिखा और नीचे सिटी लिख दी कि भैया आप जयपुर के हैं, आपने नीचे यहाँ जयपुर लिख दिया। जनरली हो जाता है बच्चों से ऐसी गलती, जयपुर लिख दिया, ये लो भैया अनफेयर मीन्स आपको बाहर कर दिया जाता है। ऐसा कांड 2018 में हुआ। जैसे ही ये कांड हुआ तो भैया फिर बहुत बवाल मचा, देन इसको डिस्क्रिप्टिव वाले सीन को भी हटाया कि नहीं यार ये बकवास चीज़ है, इसके लोग दुरुपयोग कर रहे हैं कि कोई अपनी कॉपी दिखाने के लिए कि मैं जयपुर का हूँ, उसने जयपुर लिख दिया, किसी ने कुछ और लिख दिया, तो इस चीज़ को भी फिर हटाया कि नहीं ये नहीं चलेगा। चलो अब आगे। अब 2019 से क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन के बहुत पंगे चले। 2019 का आप देखेंगे टीयर 2 भी 2 शिफ्ट में हुआ था, जैसे आपका 24 में हुआ, 18 और 20 वैसी 2 डेट्स थी। सेकंड डेट वाले को नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा हो गया और पहली डेट वालों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर नेगेटिव भी हो गए कुछ लोगों के, कि 180 से ऊपर जिनके थे उनके प्लस हो गए, 180 से नीचे जिनके थे उनके माइनस हो गए। ऐसा बवाल कटा, ठीक है। इस केस पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, ये हुआ, स्कैम है, वो है। तो ऐसा है कि देखिए हर एग्ज़ाम एकदम जैसा आप चाहते हैं ना एकदम परफेक्ट हो जाए, वैसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो जैसा हो रहा है उस अकॉर्डिंग अपने आप को आप अडेप्ट करो। सिर्फ सिस्टम को गालियां देने से कुछ नहीं बंटेगा। मैं फिर बता देता हूँ, सिस्टम ऐसा ही है, आपको करना पड़ेगा। हर साल स्कैम्स हुए हैं तो इसका मतलब सही कैंडिडेट का कभी सिलेक्शन हुआ ही नहीं, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ ये बताओ। अरे बात समझे, मैं तो लगातार सिलेक्शन निकाले हैं, 12 से लेके 22 तक लगातार सिलेक्शन निकाले हैं। जिस साल मैंने पेपर दिया उस साल मेरे को इंटरव्यू पोस्ट मिली है, तो क्या क्या कमी है बताओ। आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप हर साल पेपर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी। क्लियर ये चीज। और आगे चलते हैं, आ जाते हैं पॉसिबल स्कैम इन सीजीएल 24। भैया क्या कह रहे हैं लोग, जितने भी ऑनलाइन गुरु बने बैठे हैं वो आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ी हुई है। चलिए
पहली चीज, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मेरा हो गया दिमाग खराब, मैंने कहा क्या चला रखा है कि नॉर्मलाइजेशन एबनॉर्मल है, लोगों के 100 नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं, 100 नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं। एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यूआर की, इसकी कट ऑफ गई है 356 आउट ऑफ 390, सही बात है, 356 नंबर कट ऑफ है, 390। एक तरफ तो आप ये रोना करते हो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि 100 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। इसमें से 100 नंबर निकाल दूं तो नंबर क्या बचेंगे मेरे को बताओ, 256। क्या 256 वाले को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गई क्या, आप मेरे को ये बताओ, जिसके सिर्फ 256 नंबर थे, 100 नंबर उसके बढ़ गए, 356 हो गए, और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले गया। ये बात आपके गले से उतरती है क्या? या तो फिर कट ऑफ आई नहीं है या नॉर्मलाइजेशन नहीं है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्ररी कैसे कर सकते हैं? 256 से लेके 300 तक तो पता नहीं कितने कैंडिडेट थे, कम से कम मानो तो भी 1 लाख कैंडिडेट बैठे होंगे जिनके 256 और 300 के बीच में नंबर हैं, तो उनका तो सबका ही सिलेक्शन होना चाहिए था फिर, ऐसी नॉर्मलाइजेशन है तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने के लिए की जा रही हैं, ऐसा एक्चुअलिटी में नहीं होता है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए बातें होती है, ताकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। देखिए 1 से 2% लोगों का तो सिलेक्शन होता है और 98% लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। और इन ऑनलाइन गुरुज को क्या चाहिए? ये 98% चाहिए भैया कि ये हमारा वीडियो देखें और हमारी बातों से बिल्कुल हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े और हम इनको कोर्स बेच सकें। सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रीज़न होता है इस तरीके की बातें करने का। इस हिसाब से तो कट ऑफ हाई है ही नहीं, मतलब 256 वाले को ही मिल रहा है, 100 नंबर इसके बढ़ाओ, 356 हो गए, ये लो भैया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले गया, एमए ले गया। जिसके 300 नंबर हैं उसके तो फिर 400 हो गए होंगे 390 में से, ये लो। अब क्या करोगे? ऐसा हुआ है क्या? लगता है आपको ऐसा? और बात कर लेते हैं, आंसर की में चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आंसर की में चेंजेस हुए हैं, माना हुए होंगे। आने दो भैया, फाइनल आंसर की आने दो, उसके बाद बोलना। पहले रोड़ा करने से कुछ नहीं होगा, फाइनल आंसर की लो और पुरानी वाली आंसर की लो। अगर आपको इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन से अगर ज़्यादा एरर दिखती है कि भैया पहले ये 10 क्वेश्चन सही माने थे, अब ये 10 क्वेश्चन सही कर दिए, अगर ऐसा दिखता है तो भैया एसएससी को ये पेपर वापस कराना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, इतना रोड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन में ही ऐसा है, 3 तक ले लो, तब तो मुझे नहीं लगता इतना लफड़ा है। 1-2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हर साल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 10-10 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो 40 नंबर का फर्क आ जाएगा भैया। अगर 10-10 है तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, कराएंगे भैया, चेंज कराएंगे, रिजल्ट को चेंज कराएंगे, नहीं तो दोबारा पेपर करवाएंगे, कहाँ दिक्कत है। लेकिन अगर 1-2-3, लेकिन इसको होने से पहले तो रोड़ा मत मचाओ, ये चीज़ तो निकाल लो पहले, फाइनल आंसर की तो देख लो, उसको जो पहले जो आंसर की आई थी उससे मैच कर लो, उसके बाद बात करते हैं अपन। पहले रोड़ा मचाने की कहाँ जरूरत है कि 10-10 क्वेश्चन, कोई कह रहा है 20-20 क्वेश्चन चेंज हो गए, मेरे 330 थे, आंसर की चेंज होने से मेरे तो 280 रह गए। भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इतना बड़ा चेंज आने दो आंसर की, उसके बाद बात करेंगे इस टॉपिक पे, अभी बात करने से ज़्यादा मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहना है कि सेम मार्क्स थे लेकिन रैंक्स बहुत अलग अलग हैं, कि मेरे और इसके पड़ोसी के मार्क्स सेम थे, मेरी रैंक आई है 8000, उसकी रैंक आई है 2000, इतना चेंजेस कैसे? लाओ भैया ऐसे कैंडिडेट लाओ, आप अपने मार्क्स दिखाओ, मुझे स्कोर कार्ड भेजो आप, मैं चेक करता हूँ किसके हैं। कह रहा है मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सेम मार्क्स थे हमारे, एक के 320 थे, मेरे 321 थे, 320 वाले का हो गया, 21 वाले का नहीं हुआ। तो भैया सिलेक्शन नहीं होने के पीछे बहुत रीज़न होते हैं, वो मैं अगली साइड पे बताऊंगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है उसके रीज़न क्या है नहीं होने के, और कम मार्क्स वाले के क्यों हो गए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो माहौल ये बना रखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स थे, आधों का हो गया और आधों का नहीं हुआ, वो बेचारे क्या करें, ज़्यादा मार्क्स वालों का भी नहीं हुआ, ऐसा भी लोग बहुत सारे बोल रहे हैं। इस पे आऊँगा, इस टॉपिक पे मैं अलग वापस आऊँगा, एक बार रुकिए, आगे आ जाते हैं। नो सिलेक्शन ऑफ सो मैनी कैंडिडेट्स, जिनके 300 से ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन उनके सिलेक्शन कहीं नहीं हुए। ये वाली बात और ये वाली बात एक जैसी है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, ये बात इसी के साथ मैं बताऊंगा, अगली स्लाइड में बताऊंगा। और चल लेते हैं, कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तीनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है, तीनों पे बात करेंगे। तो कुल मिला के मोटा मोटा मेरे को यही दिखा, बस यही माहौल चल रहा है, जिसको भी ऑनलाइन जितने भी टीचर बने बैठे थे, ये ज्ञान पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं। अरे भैया इतना ज्ञान पेल दोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ ये बात तो कंफर्म हो गई, तो इतना ज्ञान पेलने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ये बता दो मेरे को पहले तो।
उस पर भी बात करेंगे। आगे चलते हैं एक बार, देखिए कि ऑनलाइन टीचर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे आ जाते हैं। देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़्यादा तो बकवास कर रहे हैं, खुले शब्दों में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तो बकवास चल रही है। सिर्फ व्यूज़ के लिए बैठे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को सिर्फ कोर्स बेचना है, जैसे भी हड़का के भड़का के लोगों को थोड़ा सा उनके भावनाओं के साथ खेलो, फिर अपना कोर्स चिपका दो उनको। ये लो, भावनाओं से खेला जा रहा है। पता है होली से पहले रिजल्ट आया है, लोग भयंकर गुस्सा हैं। अब गुस्से में, देखो इंसान हमेशा वही बातें सुनना पसंद करता है जो उसके हिसाब से कही गई हो। अगर मैं भी आपको ऐसी बातें बोलूँ, नहीं आपकी गलती नहीं है, सब एसएससी की गलती है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर भैया सच बात जो होती है ना, वो कड़वी लगती है, सबको लगती है। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है वो आपको ज़्यादा बेटर पता है मेरे से, क्लियर। और आगे आ जाते हैं, असली बात पे आता हूँ, ऑनलाइन टीचर्स पे आ जाते हैं। चलिए, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर हैं जो अपने आप को, कोई किंग कहता है, कोई क्वीन कहता है, कोई कुछ कहता है, ये कहता है, वो कहता है, भयंकर कि मेरा कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, मेरा कोर्स ऐसा है, मेरा कोर्स वैसा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। इनकी सच्चाई बता देता हूँ आपको। आप मुझे बताइए, टोटल सिलेक्शन थे 18,174, ठीक है भैया, कितने सिलेक्शन थे? 18,174 सिलेक्शंस हुए। आप टॉप के, कोई भी टॉप के 10 ट्यूटर उठा लो, इनकी बात कर रहा हूं मैं, टॉप 10 ट्यूटर जो अपने आप को किंग कहते हैं, ठीक है, जो इस ऑनलाइन फील्ड के एसएससी के जो अपने आप को महाराजा कहते हैं कि भैया हमसे बढ़िया एसएससी की पढ़ाई कोई करवा ही नहीं सकता है, उन टॉप 10 ट्यूटर्स को आप उठा लो। ये 18,174 है, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 18,000 का 10% होता है 1800, कितना होता है? 10%, ये 10% लिया मैंने, 1800। आप एक भी ट्यूटर बता दो मेरे को जिसके 1800 प्लस सिलेक्शंस हैं उसके पास, कि वो कह दे कि सीजीएल 24 में मेरे 1800 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप इनके सब्सक्राइबर देखेंगे ना, इन सब ट्यूटर्स के सब्सक्राइबर 20-20 लाख हैं। कितने हैं? 20-20 लाख सब्सक्राइबर है भैया। 20-20 लाख बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, और 20 लाख बच्चे पढ़ के आप 1800 सिलेक्शन नहीं दिलवा पा रहे हो, सिर्फ 10% लिया है। 10% तो भूल जाओ आप, और थोड़ा सा आप देखोगे तो 1% कितना होता है? 18,000 का 1% होता है 181। 181 बच्चे सेलेक्ट ही दिखा दो मेरे को इनके, कि ये 181 बच्चे इन टॉप 10 ट्यूटर्स में से इसके सिलेक्ट में, 1% दिखा दो आप मेरे को। तो काय की बकवास है ये भैया, कोर्स बेचना है सिर्फ इनको। 1% बच्चे आपसे सेलेक्ट नहीं हो रहे, 20-20 लाख आप लेके बैठे हो। 1% जितने रिजल्ट में उनका 1% कह रहा हूँ, 20 लाख का 1% तो बहुत हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं तो सिलेक्ट में से 1% की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा है आपसे। तो फिर क्यों इतने बड़े किंग बनते हो, बच्चों को क्यों खराब करते हो? सिर्फ आपको अपना कोर्स बेचना, आपको अपनी पब्लिसिटी स्टंट करनी है, सिर्फ इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, व्यूज बटोरने हैं, पैसा कमाना है। कोई सेवा नहीं कर रहा है भैया, कोई सेवा नहीं कर रहा है, किसी को सेवा करने की नहीं पड़ी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। मेरी तरह बहुत ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री देते हैं, कि भैया जो भी ज्ञान है वो ये पढ़ा है, फ्री में पढ़ा है, ठीक है। मुझे आज क्लास लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा माहौल इतना गंदा मचा रखा है, इतना गंदा, कि जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ वो ये मान के बैठ जाता कि ठीक है यार, कुछ कमी रही होगी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार अच्छा करूंगा। नहीं, आप उनको इन बकवास के अंदर उलझाए रखो, उलझाए रखो। अगला सीजीएल 2025 आने वाला है भैया, और सीजीएल 25 की जब तक नोटिफिकेशन आएगी ना, तब तक ये आपको ऐसे ही उलझाए रखेंगे। नोटिफिकेशन आने तक आपको ऐसे ही उलझाएंगे, स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, आपके साथ गलत हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं ये करवा दूंगा और मैं वो करवा दूंगा। क्या करवा लोगे तुम लोग यार, क्या करवा लोगे ये बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कैंसिल करवा लोगे, वो भी आपके हाथ में नहीं। एसएससी चाहेगी कैंसिल करना तो कैंसिल होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। सिर्फ सीजीएल 13 में ही पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद कैंसिल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, आपके लिए बता रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, ये सब चीज़ें छोड़ के हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, फिर चिपकाना चालू कर देंगे। सब भूल जाएंगे इन बातों को कि हमने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। आप परेशान हैं तो आपको वो बातें बहुत अच्छी लगेंगी जो आपके व्यू पॉइंट से बोला जाए कि हाँ पक्का इसके। हर साल यही होता है, सीजीएल 19 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हर साल सेम कहानी होती है, कहानी में कोई चेंज नहीं हुआ है।
क्या फर्क आ गया सिस्टम में, ये बताओ क्या फर्क आ गया। तो इस चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं होने वाला है। फिर बता देता हूँ, कुछ नहीं होगा, जो रिजल्ट है वो फाइनल है। बहुत सारे लोग अब बातें कर रहे हैं कि एक लिस्ट 2 निकालनी चाहिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो लिस्ट उसमें आ जाए, क्या पता हमारा नाम आ जाए। बहुत बढ़िया बात है, लिस्ट 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एसएससी खुद अपने पास डोजियर रखती थी, खुद डीवी कराती थी, तो उसको पता होता था कितने लोग डीवी में आए, कितने लोग नहीं आए, फाइनली कितने ज्वाइन कर रहे हैं, एसएससी को पता होता था। अब ये काम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को दे दिया है कि डोजियर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट डीवी करवा रहा है, फिर वहां ज्वाइन हो रहा है। अब कई लोग आज ज्वाइन नहीं कर रहे, मान लो ऑलरेडी आप एक्स जॉब में हैं, आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा या 3 महीने का टाइम चाहिए, आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है 3 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को 6 महीने तक का भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या डिसाइड करोगे, 1 महीने में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या 2 महीने में नहीं किया, या 6 महीने में नहीं किया। अगर 6 महीने आप निकाल दोगे, उसके बाद आप लिस्ट 2 निकालोगे, तो भैया फिर उसमें भी गड़बड़ होगी। उसमें कौन सी कम गड़बड़ होने वाली है, ये बताओ। कोई बंदा ज्वाइन करने वाला था, उससे पहले ही चला गया उसका लेटर कि ये ज्वाइन नहीं कर रहा, फिर वो रोएगा कि यार मैं तो ज्वाइन करने जा रहा था, इन्होंने तो कह दिया, मेरे डोजियर वापस चले गए, अब मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। तो लफड़े कम नहीं है, लफड़े बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होने वाले। इससे बढ़िया हर साल एग्जाम हो रहा है, कहाँ दिक्कत है भैया, आप मेहनत अच्छी करो, सीधी सी बात है। गलत चक्रों में, गलत टीचर्स के चक्रों में मत पड़ो, जो जिनको सिर्फ कोर्स बेचना और आपको बरगलाना, इनके चक्कर में मत पड़ो। रोज दिन रात यही माहौल चलेगा, और ये और बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, ये और बोलते हैं साथ में कि हम आपके साथ हैं। स्टूडेंट्स का भला सिर्फ हम सोचते हैं। यार आपका काम पढ़ाना है, वो काम आप फ्री में कर दो ना भैया, कहाँ दिक्कत है। फ्री में पढ़ाओ चीज़, अगर आपको वास्तव में कैंडिडेट्स का भला करना है, अच्छे सारी चीज़ें फ्री दो, क्यों पैसे मांगते हो सबसे। यूट्यूब से ऐसे ही आपको व्यूज़ के नाम पे मिल ही रहे हैं, फिर अलग से फीस लेने की कहाँ जरूरत है आपको, बताइए। पर नहीं, इनको तो भैया करना है जो करेंगे, आप भी इनके पीछे पड़े रहेंगे। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी में क्या हुआ है, इस पे बात कर लेते हैं। पहली बात, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती तब तक ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना कोई और कुछ कह सकता है। ठीक है, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह सकता जब तक मेरे को फाइनल आंसर की मेरे सामने नहीं आएगी, पुरानी वाली आंसर की मेरे सामने नहीं आएगी, कितने आंसर चेंज हुए हैं ये मुझे नहीं पता चलेगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता स्कैम हुआ है या नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जब तक मुझे फाइनल स्कोर्स का पता नहीं चलता कि किस कैंडिडेट के रॉ स्कोर कितने थे, नॉर्मलाइज्ड होने के बाद कितने हुए हैं, ये नहीं पता चलता, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता कि इस कैंडिडेट के साथ ये हुआ है या उस कैंडिडेट के साथ वो हुआ है। फाइनल स्कोर कार्ड दिखेगा तभी मैं कुछ बता सकता हूँ। इसमें भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न बता देता हूँ कि भैया पहले तो टीयर 2 का आपका स्कोर कार्ड देख लो अच्छे से, ठीक है, कि रॉ क्या था और अब क्या हुआ है। आधी गलतफहमी तो आपकी यहाँ निकल जाएगी। दूसरी गलतफहमी, कंप्यूटर का मार्क्स एक बार दोबारा देख लेना, हो सकता है कंप्यूटर के आंसर में भी कोई चेंज हो गया हो, एक आध क्वेश्चन चेंज होते ही मामला खराब, कोई बॉर्डर लाइन पे हो, एक क्वेश्चन का आंसर बदला नहीं कि बंदा बाहर नहीं हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो भैया टाइपिंग में आप पास हैं या फेल हैं, या आप देने ही नहीं गए थे। जैसे 18 वालों की टाइपिंग दोबारा हुई थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो टाइपिंग देने ही नहीं गए कि यार हमारे तो मार्क्स कम है, क्या फ़ायदा जाके देने का, ये वो ऐसा माहौल भी बना दिया था लोगों ने। उस चक्कर में हो सकता है किसी के कम मार्क्स हैं वो भी सिलेक्ट हो गया, ज़्यादा वाला टाइपिंग देने नहीं गया, वो रह गया इस चक्कर में, ऐसा भी केस हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का, जब तक एक्चुअल पता नहीं चलता जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये 3 चीज़ें एक बार क्लियर होने दो, आपका स्कोर कार्ड प्रॉपर आने दो, नॉर्मलाइज के बाद कितने नंबर बढ़े हैं या कितने नंबर घटे हैं, आंसर की आने दो, कंप्यूटर में आपके मार्क्स कितने हैं ये पता चलने दो, और टाइपिंग का रिजल्ट देखने दो, आपको टाइपिंग में पास किया है या फेल किया है। जनरली टाइपिंग में फेल बहुत कम होते हैं, पर 1-2 एक्सेप्शन जरूर रहते हैं, और वो 1-2 एक्सेप्शन ही सबसे ज़्यादा रोड़ा मचा रहे हैं, जो टाइपिंग में फेल हो गए होंगे और अब माहौल बना रहे हैं मेरा मार्क्स ज़्यादा थे, मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। टाइपिंग का रिजल्ट आने दो भैया, उसमें भी बहुत चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी तब क्लियरिटी आएगी, तब आपको समझ में आएगा क्या असली गणित क्या है। अभी चिल्लाने से क्या फ़ायदा है, मेरे को ये बताओ, कोई फ़ायदा नहीं अभी चिल्लाने। और आ जाते हैं ऑप्शन फॉर्म की बात कर लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स मान लो 330 थे, रॉ स्कोर हम 330 मान रहे हैं, इस 330 वाले भैया ने ऑप्शन फॉर्म में सिर्फ 4600 ग्रेड पे वाली नौकरियां ही भरी, मान लेते हैं यूआर का कैंडिडेट है, सिर्फ 330 मार्क्स बहुत ज़्यादा लगे, 4600 जीपी की पोस्ट भरी, बाकी पोस्ट इसने भरी नहीं अपने ऑप्शन फॉर्म में, और इसके मार्क्स मान लेते हैं किसी वजह से 10 या 15 कम हो गए,
मान लेते हैं ऐसा कि आंसर की में कुछ चेंजेस हुए हो, इसके मार्क्स कुछ कम हो गए, वो मार्क्स कम होते ही 4600 ग्रेड पे किसको पोस्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन हाँ 4200 या 2400 या 2800 वाली मिल रही थी, लेकिन इसने ऑप्शन फॉर्म में भरी नहीं तो नहीं मिली होगी। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट आपको दिखेंगे, लेकिन वो अभी यही रोना लगा रहे हैं कि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा थे, मुझे कोई भी पोस्ट क्यों नहीं मिली। वो वर्ड यूज कर रहे हैं कोई भी पोस्ट क्यों नहीं मिली। एक्चुअल उनका ऑप्शन फॉर्म देखो, तब पता चलेगा कि हाँ ये तो मिल रही थी लेकिन आपने भरी नहीं, चौड़ चौड़ के अंदर रह गए आप। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये केस कई लोगों के साथ मिल जाएगा आपको। और देख लेते हैं, टाइपिंग के टेस्ट के बाद उस पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। कई बार होता है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता ही है कि वो उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करना भूल गए हों। और जैसा मैंने बताया 2012 में मेरे साथ क्या हुआ था, जब हम ऑफलाइन पेपर भरते थे, इंग्लिश के पेपर में मैं अपना साइन करना भूल गया। जैसे ही मैं साइन करना भूला, मेरी मार्कशीट जो अपन मिलती है जिसके अंदर गोले भरते हैं अपन, ऐसे 4 OMR शीट की बात कर रहा हूँ, उस पर साइन करना भूल गया। साइन करना भूल गया तो मेरे को 0 मार्क्स दे दिया सीधा कि भैया आपके सिग्नेचर नहीं है इसलिए आपकी कॉपी चेक नहीं हुई, आपको 0 मार्क्स दे दिया। ऐसा ही यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग के, जो आपने टाइपिंग शीट दी थी उस पर आपका साइन मिस हो गया हो, साइन मिस हो गया तो उन्होंने टाइपिंग में आपको फेल कर दिया। टाइपिंग में फेल करते चाहे आपके मार्क्स 330 हो या 370 हो, आप बाहर हैं, मतलब बाहर हैं। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिनकी वजह से इक्के दुक्के हो सकते हैं, 5-5 कैंडिडेट ही हो सकता है 10-10, 1,60,000 कैंडिडेट में से, या चलो 160 की बात नहीं करते हैं, 88,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको टीयर 2 के बाद उनका टीयर 3 के लिए उनकी कॉपीज चेक हुई है। 88,000 में से क्या 0.001% केसेस नहीं हो सकते जिनके साथ ये हुआ। और सबसे ज़्यादा जो बवाल मच रखा है वो इन एक्सेप्शंस के लिए ही बचता है। तो भैया ऐसा नहीं है, मैं कम से कम 30 कैंडिडेट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था प्री से। इन्होंने प्री भी निकाला, इन्होंने मेंस भी निकाला और इनका फाइनल रिजल्ट भी आया है। जो मैंने इनको कहा था कि तुम्हें ये पोस्ट मिल सकती है, इनको वही पोस्ट मिली है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कह दे मेरे को ये मिलना था और मेरे को ये मिल गया, या मेरा सिलेक्शन होना था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे पास जो 30 कैंडिडेट है वो सबके सब ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जैसा था वैसा हुआ है, बिल्कुल हम बिल्कुल सेटिस्फाई। ये बवाल क्यों मच रखा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास कैंडिडेट थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, लगातार हुई, उनमें से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं बोला कि मेरे को 2400 की मिलनी थी और मेरे को 4200 की मिल गई या 4600 की मिल गई। मुझे तो ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला। या ऐसा जो कहे कि मुझे 4600 मिलनी थी और मेरे को कोई भी नहीं मिली, मुझे तो ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला। आपके पास कोई है तो जो जो चीज़ें मैंने बताई ये 4 ही आने दो, और आप अपना एडमिट कार्ड और उसके बाद आप अपने स्कोर कार्ड वो मेरे को भेजिए, ऑप्शन फॉर्म की कॉपी भी मेरे को भेजिए, मैं बताता हूँ कहाँ गलती की है आपने, पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। और रही सही बात, तो जिसको लगता है कि टाइपिंग की वजह से फेल हो गया है, भैया अपनी टाइपिंग वाली कॉपी मंगवा लेना, RTI से मिलती है, बिल्कुल मिलेगी। आपने क्या टाइप किया था उसका प्रिंट आउट विद आपका सिग्नेचर, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, मंगवा लो। दूध का दूध पानी का पानी करवा लो भैया, कहाँ दिक्कत है। तो ये एक्चुअल रियलिटी है, ये चीजें होने दो एक बार, उसके बाद हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी से कंक्लूजन स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बकवास चले जा रही है। रोज अगर ऐसे नेगेटिव वीडियोस देखोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं आप ही खराब, आपको ये लगेगा, आप अपनी गलती नहीं मान के आप सारा सिस्टम की गलती बोल दोगे, फिर आपको लगेगा नहीं आप तो सही थे। आप ऐसा नहीं होता है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो भी तो तैयारी करके ही हुए हैं ना यार, वो ऐसे ही बैठ के थोड़ी हुए हैं। और बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए भैया। अब आपको ये करना चाहिए, देखो CGL 25 आपके सिर पे खड़ा है बिल्कुल। जिन जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, CGL 25 आपके सामने है। आपको लगता है अगर ऐसा कि आप सिर्फ 10 से 20 मार्क्स की वजह से रह गए नौकरी लगने में, सिर्फ 10 से 20 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी खेल नहीं कर रहा कि 300 कट ऑफ गई है आपके 100 नंबर है उसकी बात नहीं कर रहा। जिनको भी ये लगता है कि 10-20 मार्क्स, यानी जिनके रॉ स्कोर की अपन बात करें 285 प्लस UR की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप बाकी कैटेगरीज में भी देख लेना, 285 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं जो किसी वजह से इस पेपर में नहीं हो पाए, भैया आप 10-20 मार्क्स से रहो, कोई ज़्यादा मार्क्स से नहीं रहो आप। क्योंकि आपको ऐसे लग रहा होगा कि 256 गई है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, वो 256 नहीं है, सॉरी 356, 390 से, ये 356 नहीं है। मान के चलिए 20 नंबर के आसपास का तो नॉर्मलाइजेशन होता है, 15-20 नंबर का आराम से होता है। इसमें से आप 20 नंबर उड़ा लोगे, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो कितना आ गया 336 पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो सोचिए आप अगर
PASA की बात करते हैं, उसकी कट ऑफ क्या अभी देख लेते हैं। PASA की देख लेते हैं अपन। PASA D05 देख लेते हैं हम। ये लीजिए D05, और हम बात कर रहे हैं जनरल की, बात कर लेते हैं, ठीक है, UR की। ये रहा UR की कट ऑफ गई है इसकी 335.75, 335.75, 335.75 आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर PASA की हम जनरल की बात करें तो 336 ले लेते हैं लोग, या 336 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। इसमें से 20 नंबर उड़ाओगे तो कितना रह जाएगा? 316। अब जो 300 पे है वो 16 नंबर ही पीछे रहे। 285 वाले की बात करें तो 30 नंबर के लगभग पीछे रहे। तो 10 20 30 मार्क्स जो हैं, जो सिर्फ इतने से रह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है भैया। 2025 सीजीएल आपके सामने है, अभी से तैयारी में लग जाइए। जो जो कमियां आपकी रही है उन कमियों को ठीक कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और पॉजिटिव सोच रखिए। नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, नेगेटिव लोगों की बातें सुनेंगे तो हर बार स्कैम ही दिखेगा, से ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। आप अपनी तैयारी छोड़ के बैठ जाओगे, स्कैम हुआ रोले करने लग जाओगे, उनके पीछे पड़ोगे, और जो चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा है वो निकाल लेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सीजीएल दिया ही नहीं, अगले साल देंगे पहली बार, वो भी हाँ स्कैम हुआ है, हाँ स्कैम हुआ है। भैया तुम्हें क्या पता स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ? तुमने तो देने भी नहीं गए, तुम तो ऐसे ही माहौल बना रहे हो जबरदस्ती के। ऐसा ना करें, ठीक है। कोई संस्था है तो उस संस्था की कुछ जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल हवा में चीज़ें नहीं होती है। मानता हूँ गड़बड़ियाँ होती है, 1-2%, 3%, इतनी गड़बड़ियाँ चलती है, सब जगह होती है, एकदम फुल प्रूफ हम नहीं है, आप भी नहीं है, कोई नहीं हो सकता फुल प्रूफ। 2-3% की गड़बड़ियाँ चलती हैं, चलती रहेंगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, सब कुछ करप्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। एक गिना दो मेरे को जो बिना पढ़ने वाला था सिलेक्ट हो गया, एक गिना दो, एक सिंगल नाम बता दो जिसने चवन्नी भर की पढ़ाई नहीं करी और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकाल के ले गया हो या GST इंस्पेक्टर निकाल के ले गया हो। सब स्टूडेंट्स को आपस में तो जानते हो आप, एक सिंगल नाम गिना दो ऐसा जो आपके आसपास का था, जिसको चवन्नी भर पढ़ाई नहीं आती थी, कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, और वो सीजीएल में सिलेक्शन ले गया। एक गिना दो मेरे को आप नाम, सिंगल नाम की बात कर रहा हूं मैं। किसी के पास हो तो प्रूफ भेज देना मेरे पास, मैं चेक कर लूँ। क्लियर है बात? तो अच्छे से तैयारी कर लो भैया, अच्छे से। अच्छे से कैसे तैयारी करनी है इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फाइनल कंक्लूजन यही है कि इन चक्रों में ना पड़े, डिसीजन ले लें, या तो आपको तैयारी करनी चाहिए या आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। दोनों में से एक डिसाइड कर लो। आपके बस की है तो तैयारी करो, नहीं बस की है तो कुछ और काम देखो भी, या फिर सीजीएल को छोड़ दो। बैंक देख सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे सकते हो, जो भी आपको एग्जाम अच्छा लगे वो देखो, लेकिन डिसाइड कर लो। और डिसाइड करने के बाद फिर ये स्कैम है, वो है, ये है, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डिसाइड करो और आज से लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का और समय ले लो, 5 दिन का और समय ले लो, अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो भैया मैं बता देता हूं। देखो आपको एक चीज कि मुझे ये बताइए आप, छोटी सी बात कर रहा हूं, देखना। ये बात है 2013 की, जिस साल मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकाला था, ठीक है। जब मैंने इंस्पेक्टर निकाला था, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2013 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकाला। 2014 में मैंने एग्जामिनर फोड़ा था, 15 में मैंने फिर इंटरव्यू पोस्ट फोड़ी थी, लेकिन इंटरव्यू स्किप कर दिया था। मैंने कहा क्यों किसी की सीट खराब की जाए। सेम चीज़ 16 में इंटरव्यू स्किप कर दिया। फिर 17 में मैंने DEST स्किप कर दिया, नहीं 17 दिया ही नहीं था, सॉरी। 18 में मैंने ये जो DEST होता है ये स्किप कर दिया था, या DV बोल लीजिए। उसके बाद 2019 के अंदर मैंने एज ए DA निकाला, अंडर 1000 रैंक थी मेरी, ठीक है। के बाद 20 वाले के अंदर भी मैंने अच्छा फोड़ा, बस फाइनली जो अपना लास्ट वाला एग्ज़ाम होता है टाइपिंग वाला, टाइपिंग स्किप कर दी थी। क्लियर है, मेंस क्लियर है, कोई ना कोई पोस्ट आराम से निकलती, लेकिन मैंने इसका भी जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है अपना टाइपिंग वाला, वो स्किप कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम मैंने लगातार फोड़े हैं, तैयारी मैंने एक बार की थी, लेकिन ऐसी की थी, डट के की थी। मेरे पास वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं, एक बार तैयारी करनी होती है, देखो बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ती, लेकिन अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे, एक जेन्युइन टीचर से तैयारी करोगे, तो मैं बकवास नहीं बताता कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ये मेथड कर लोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो वैसा हो जाएगा।
अगर सिर्फ ऐसे मेथड से, ऐसी ट्रिक से, ऐसी बातों से सिलेक्शन होते, तो मेरे को बताओ, जितने भी बेस्ट आप टॉप 10 टीचर्स की बात कर रहे हो, टॉप 10 ट्यूटर जितने भी अपने आप को बोलते हैं मेरे पास इतने सब्सक्राइबर, 20-20 लाख सब्सक्राइबर भरे बैठे हैं, 30-30 लाख सब्सक्राइबर हैं, भैया 1% तो सिलेक्शन नहीं आ रहे आपके। फिर ऐसा क्या ही पढ़ा रहे हो आप, ये बताओ मेरे को। खुद देख लो, आप रिजल्ट देख लेना, सबने अपने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए होंगे, मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब ऐसे ही हैं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। 1% सिलेक्शन गिना दो, 10% तो बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, मैं बीकानेर में पढ़ाता हूँ, बीकानेर से इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आउट ऑफ 18,000 184 सिलेक्शंस हैं भैया। छोटी सी जगह है बीकानेर, इतने सिलेक्शंस हैं, आप जाके देख सकते हो। 184 सिलेक्शंस बीकानेर जैसे छोटे से शहर से। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलेंगे इतने एक साथ आपको सिलेक्शन। आ रही बात समझ में? दिल्ली से सिलेक्शन ज़्यादा क्यों दिखते हैं कि तैयारी करने वाले सब वहाँ बैठे होते हैं, वहीं से फॉर्म भरते हैं, इसलिए वहाँ के नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको ज़्यादा दिखते हैं। एक्चुअल जो दिल्ली के हैं वो ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेंगे आपको। तो ढंग से तैयारी कराते हैं ना, तब होता है ये। ठीक है, बातें करने से कुछ नहीं होता, ये ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स है, ये वाला कोर्स ले लो, ये वाली टेस्ट सीरीज ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उनसे नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है, तब सिलेक्शन होता है। आगे बात समझे? अब जो बड़ी बात बताने जा रहा था आपको, बड़ी बात ये थी कि पहले भैया 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे मेंस के अंदर, और 200 नंबर के होते थे। 200 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे, 200 नंबर के होते थे। ठीक है, और 200 ही नंबर का टीयर 1 होता था। ठीक है, और 100 नंबर का इंटरव्यू होता था। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती थी वो कितने में से बनती थी? 700 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनती थी। 700 नंबर में क्या है कि आपका प्री इतना अच्छा नहीं हुआ है तो मैथ्स में फोड़ दो, मैथ्स अच्छा नहीं हुआ तो इंग्लिश में फोड़ दो, इनमें भी थोड़ी बहुत कमी रह गई तो इंटरव्यू में अच्छा फोड़ दो। मतलब 1 2 3 4 मौके मिलते थे आपको अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस देने। चारों आपने अच्छे कर दिए तो भैया कहना ही क्या है, पर एक आध अगर कम बेसी भी हो जाता है तो आपको अच्छा मौका होता है, आप उसको कवर कर सकते हो। अच्छा कैंडिडेट कवर कर सकता है, बुरा कैंडिडेट तो नहीं कर पाएगा, खैर वो बात अलग है। तो 700 में से कट ऑफ जाती थी तो वो दिखता था, पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वालों की छंटनी बड़ी आराम से होती थी। लेकिन अब लोगों ने क्या माहौल बनाया, लोगों ने ये माहौल बनाया, और ये बात सही भी थी। देखिए, जब ये पैटर्न था, जब मैं इंस्पेक्टर लगा था इनकम टैक्स, जब मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने देखा हम 32 कैंडिडेट थे ट्रेनिंग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ठीक है, और 32 में से आप यकीन नहीं करोगे 31 बच्चे बीटेक वाले थे। कितने बच्चे? 32 में से 31 बीटेक वाले इंस्पेक्टर थे। हम सारे के सारे, हमने सबने बीटेक कर रखी थी, इंक्लूडिंग मी। और एक बच्चा बेचारा ऐसा था जो कॉमर्स का था विद मैथ्स। ठीक है, तो 32 में से 31 लोग बीटेक। बीटेक वाले इसकी तरफ क्यों घूमे कि भैया 200 नंबर की मैथ्स तो यहाँ दिख रही है, 50 नंबर की मैथ्स यहाँ दिख रही है, 250 का जुगाड़ तो ये हो गया। उसके बाद बीटेक करिए तो इंग्लिश कुछ तो अच्छी होगी, 200 नंबर यहाँ पड़े, 50 नंबर यहाँ पड़े, 250 इधर, तो 500 नंबर तो मैथ्स इंग्लिश के बेसिस पे ही ले गए। जीके हम पढ़ते ही नहीं थे उस समय, जीके की जरूरत ही नहीं होती थी। 50 नंबर की बेचारी जीके होती थी, 700 में से कौन ही पढ़ेगा बताओ। उसमें भी हम तुक्के वुक्के मार के, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा साइंस लगा के 4 5 नंबर 10 नंबर लायक हम कर लेते थे 50 में से। बाकी हमें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यार ऐसे करेंगे तो सिर्फ बीटेक वाले ही सिलेक्शन लेंगे। बेचारा जिन्होंने बीए किए उन्होंने क्या गलती करी, उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो क्या सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे? तब ये पैटर्न लाया गया। अभी जो आप पैटर्न देख रहे हो जिसके अंदर जीके का रोल बढ़ा दिया, जीके के 25 × 3 75 नंबर की जीके हो गई है। ये आपकी इंग्लिश हो गई है 45 × 3, और ये आपकी मैथ्स और रीजनिंग है, ये आपके हो गए 30 × 3 और 30 × 3। ये 90, ये 90। हमारे टाइम में रीजनिंग जो होती थी वो सिर्फ यहीं आती थी। हमारा टाइम मतलब मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी वाले पैटर्न से भी दिया है, 2022 वाला दिया था, आराम से सिलेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी वाले पैटर्न में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, पहले वाले में हो गया तो अब वाले में नहीं हो। मैं लगातार दे रहा हूँ, जैसे जैसे पैटर्न चेंज हुए मैंने सब में सिलेक्शन निकाल के दिखाए हैं। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो सिलेक्शन होता है भैया, बिल्कुल होता है। तो अब जीके का फैक्टर बढ़ गया है तो लोगों के पास ये बहाना कि यार जीके क्यों डाल दी, जीके की कहाँ जरूरत थी, पहले वाला पैटर्न ही ठीक था। तो भैया यहाँ सिर्फ बीटेक बीटेक वाले आ रहे थे,
अब उनको बीए वाले भी चाहिए, सब टाइप के लोग चाहिए, आ जाओ। तो ऐसा थोड़ी कि अब जीके बढ़ा दिया तो बीए वाले ज्यादा नंबर फोड़ रहे हैं। आपके पास भी तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ी है ना, आप भी तो compete कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है। आपके पास इंग्लिश भी पढ़ी है, जीके बढ़ने से क्या हो गया, आप सेलेक्ट, ये तो सबके लिए बड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके पेपर में जीके आएगी और बाकियों के पेपर में जीके नहीं आ रही है, ऐसा तो है नहीं। और जीके कैसी आती है एसएससी की, इस पे बात करना कोई ज्यादा, सबको पता है कैसी आती है, कुछ भी पूछ लेता है, जो मन करता है पूछ लेता है। तो भैया ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीके नहीं पढ़ने से भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, पढ़ के भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब लगातार आप जीके पढ़ते हो, देखिए जीके पढ़ने का फंडा बता देता हूँ कि चीजें कम पढ़ो, ठीक है, चीजें कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, ताकि जो पढ़े में से आए वो तो सही करे ना। हिस्ट्री पता लगा, एक महीने हिस्ट्री पढ़ डाली, हिस्ट्री में इतना सारा कुछ अड़ंगा पढ़ दिया, लेकिन पढ़ा एक बार ही है, अब उसमें से जब क्वेश्चन आएगा तो भी क्या गारंटी आप सही कर लोगे। इससे बेटर है कि चीजें छोटी करके पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो शॉर्ट करो, सिलेबस को छोटा करो, लेकिन उस सिलेबस को 2-3 बार पढ़ो। मतलब एक बार ज्यादा पढ़ने से बढ़िया है कम पढ़ो लेकिन कई बार पढ़ो, 5-7 बार पढ़ो, ताकि चीजें याद रहे। पीवाईक्यूज पढ़ो बार बार, ताकि पीवाईक्यू में से कोई क्वेश्चन आए तो आपका खोटा होना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के पैटर्न रखते हैं, पर मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ वो पैटर्न फुली टेस्टिफाइड है। इतने सालों से मैंने एग्जाम दिया, इतने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरे से एक बार पढ़ गया वो यही चीज बोलता है, सर एक्चुअलिटी आप बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर होंगे जो मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, मना नहीं कर रहा, मैंने भी किसी ना किसी टीचर से सीखा ही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सीख के ही हम आगे सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी है जो मैंने खुद डेवलप की है ओवर द टाइम। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत सारे कर लेते हैं, बहुत सारे कर लेते हैं, तो आपको उसकी जिस्ट समझ में आ जाती है कि हाँ यार ये चीज़ है। तो इंग्लिश जैसे मुझे कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार पढ़ी थी बस 2012 में। उसके बाद जब भी इंग्लिश आता है, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे 200 में से 136 ही रह गए, कई बार ऐसा हुआ है कि 187.5 तक भी मैं लाया हूँ। तो वो पेपर टफ होगा तो मार्क्स कम होते हैं, पेपर इजी होता है तो सबके ज़्यादा आते हैं, मेरे भी आते थे। ठीक है, मैथ्स में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं 200 में से 187.5 लाया हूँ, कभी 197.5 लाया हूँ, कभी 192.5 लाया हूँ। और 19 की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन मिला के तो मेरे नंबर और ही खतरनाक हो गए थे, 232 आ गए थे 200 में से। तो चीजें बहुत सारी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जिसके 200 में से 200 आए वही अच्छी मैथ्स पढ़ा सकता है। भैया 160 वाला भी मेरे से अच्छा पढ़ा सकता है, जिसके 160 हैं वो भी हो सकता है मेरे से अच्छा पढ़ा रहा हो, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि सीजीएल एक थीम है, उस थीम के साथ आपको चलना पड़ता है, उस थीम से आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हो। एक टीचर का सबसे बड़ा काम क्या होता है, देखिए कि पहली चीज तो आपको हर चीज शॉर्ट में करके बताए। ठीक है, शॉर्ट मतलब सिलेबस को भी शॉर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, बहुत सारे टीचर हैं ट्रिग्नो पढ़ाते हैं, देखिए ट्रिग्नो के अंदर आप ये बताइए मेरे को, मोर देन 1000+ फॉर्मूलाज हैं। कितने फॉर्मूला हैं? 1000+ फॉर्मूला है। अब मैं कह दूं बच्चों ये 1000+ फॉर्मूला याद कर लो, इनसे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। भैया 1000 फॉर्मूला जो याद कर लेगा वो तो कर ही लेगा सारे क्वेश्चन, पर ये 1000 फॉर्मूले याद होना, उसके बाद कहाँ कौन सा लगना है ये पता होना, आसान काम है क्या? एक सिर्फ ट्रिग्नो ही पढ़नी है क्या पूरी जिंदगी में कि बस सारे 1000 के 1000 फॉर्मूले याद कर लिए? अलजेब्रा भी पढ़ना है भैया, ज्योमेट्री भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। तो कोर मतलब क्या है कि सिलेबस को कितना कट शॉर्ट किया जा सकता है। मैं ट्रिग्नो बताता हूँ, मैं ट्रिग्नो करता हूँ सिर्फ 7 घंटे में पूरी, कि भैया ये 7 घंटे हैं, ये मटेरियल है, ये 7 घंटे, लेकिन आपको ये 4 बार चीजें करनी है। मल्टीप्लाई बाई 4 4 बार देखना, पहली बार में 7 घंटे लगेंगे, दूसरी बार में 6 लगेंगे, तीसरी बार में 4 लगेंगे, और चौथी बार जब करोगे तो उस चीज में 2 घंटे में आप कर लोगे। 4 बार करने के बाद फिर जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इससे भी सारे नहीं कहता मैं, लेकिन 99% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 1% क्वेश्चन हो सकता है उसके लिए हमें इनमें से किसी फॉर्मूले को उठाना पड़े, पर 1% के पीछे मैं इतनी मेहनत क्यों करूं कि 7 घंटे में मेरा सारा टॉपिक ही हो रहा है। 1000 फॉर्मूले रटने में तो मेरे को पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। तो चीजों को कैसे कट शॉर्ट किया जाए, सही वे ये टीचर का सही काम यही है। दूसरा टीचर का काम होता है कि भैया ये क्वेश्चन इस साल में पूछा था, ये इस साल में पूछा है, और इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आपको हिंट दे। दूसरी चीज, क्वेश्चंस का लेवल बताए आपको कि भैया ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, ये लेवल 3 के क्वेश्चन है, और ये स्किप करने वाले क्वेश्चन है। ये तो समझाए आपको। टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको ऐसे परोसते हैं, भैया ये तो एकदम आसान था, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था। भैया वो टफ है, वो सबके लिए टफ है। आप 4 बार करके किसी क्वेश्चन को 5 बार करोगे तो आपको भी आसान लगेगा वो, क्योंकि आप सेम डाटा के साथ कर रहे हो। जैसे ही डाटा बदलेगा फिर आपको पता चल जाएगा भैया आसान नहीं था क्वेश्चन। तो टफ क्वेश्चन को स्किप करने की आदत डालो।
ठीक है, ये मैं बताता रहता हूँ किस टॉपिक में क्या चीज़ स्किप करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको भैया याद ही कर लो आप, क्योंकि उनको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कुछ थ्योरम्स होती हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में आती हैं, लेकिन वो एक्चुअली में थ्योरम होती है, उनके आंसर कभी चेंज नहीं होते। उनको रट डालो भैया। हर टॉपिक में 5-7 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद करने के लिए मैं कहता हूँ। चीज़ें अच्छी लगी हो तो बताना जरूर, और माहौल में मत फंसो। देखिए, ये सब खराब करने वाले लोग हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अगर इनको इतना ही अच्छा पढ़ाना आता, सब कुछ ये इतना ही बढ़िया होते, तो मैं तो दो ही बातें कहता हूँ कि एक तो इनको सब कुछ फ्री कर देना चाहिए। क्यों कोर्स बेच रहे हो भैया? क्यों बच्चों से बार बार फीस, इस बार इस चीज़ के लिए, इस बार इस चीज़ के लिए, इस बार इस चीज़ के लिए बार बार फीस? इस बार ये बैच है तो फीस ले लो, इस बार नया बैच है फिर फीस ले लो, फिर नया बैच है फिर फीस ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। एजुकेशन सबके लिए है और फ्री रहनी चाहिए, ठीक है? कोई भी आपसे फीस नहीं लेनी चाहिए। अगर जेन्युइन टीचर है तो फीस नहीं लेगा। दूसरी बात, अगर आप इतना ही अच्छा पढ़ाते हैं तो आपके 1% सिलेक्शन भी क्यों नहीं है? 180 प्लस सिलेक्शन क्यों नहीं है आपके? आप तो ऑल इंडिया के टॉप 10 टीचर्स हो, आपके सिलेक्शन क्यों नहीं है? 1%, 180 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं करवा पाए, फिर क्या दम था आपके अंदर? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचना और समझना, और सही डायरेक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही पढ़ो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि माइंड को क्लियर करो भैया, माइंड में कचरा मत लाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, डिसाइड कर लो, और एक बार डिसीजन लेने के बाद पलटना मत। या तो आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी। स्कैम स्कैम नहीं खेलना, ठीक है? या तो तैयारी करनी है, डिसाइड कर लो, करनी है तो कल से लग जाओ, नहीं करनी तो फिर छोड़ो, बात ही खत्म होगी। और तीसरी चीज हो गई है कि भैया सही गाइडेंस के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ, इसके साथ तैयारी करो, ठीक है? जितनी बेस्ट हेल्प मेरे से होती है मैं करता हूं। जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाता हूं। ये मुद्दा भी इतना बड़ा हो गया था, हर जगह स्कैम 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 कर रहे थे, तो मुझे लगा एटलीस्ट थोड़ी सी आपकी आंखें खोलनी चाहिए। उतना बड़ा स्कैम नहीं होता है जितना बड़ा इसको दिखाया जाता है। चीज़ें होने दो, फाइनल आंसर की आने दो, नॉर्मलाइजेशन का पता चलने दो, और कौन टाइपिंग में गया है, कौन कंप्यूटर में उड़ा है, किस वजह से क्या हुआ, वो चीज़ें एक बार खुलने दो। उसके बाद आप डिसीजन लो कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ स्कैम है, 10% से ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, तो वापस करवा लो पेपर, कहाँ दिक्कत है, ठीक है? लेकिन उससे पहले नहीं। अभी आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भैया हम हमारी तैयारी करें, जो हो गया सो बीत गया, उसको छोड़ दो। आगे टारगेट है आपके सामने 2025, और जेन्युइन कैंडिडेट हमेशा निकालते हैं पेपर, ये लिख लो मेरे से। 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे को लगा है ना कि ये वास्तव में मेहनत कर रहा है और ढंग से मेहनत कर रहा है, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, सही गाइडेंस के साथ मेहनत कर रहा है, वो पेपर निकालता ही निकालता है भैया। बहुत एग्जाम्पल है, मेरे स्टूडेंट्स हर सिटी के अंदर, लगभग हर सिटी हर डिपार्टमेंट में हैं, जिनसे मिलता रहता हूं मैं, और कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से भी मिलवाऊंगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।